हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं लेक्चर में आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाऊंगा और उसके रिजल्टेंट का मैथमेटिकल डेरिवेशन करवाऊंगा और उसके बाद मैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखना तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में मैं पहले डिस्कस करता हूँ। ये बोलता है क्या, सुनना। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल represent two vector if two sides of triangle represent two vector in magnitude and direction both in same direction। पूरा वर्ड सुनो। if two vector is represented by two sides of triangle, ठीक है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर। देखो, ऑर्डर सेम, इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसका एरो इधर जा रहा है, इसका भी एरो इधर जा रहा है। अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, इसका इधर से जा रहे थे तुम, ये इधर जाता और इसका एरो इधर हो जाता, तो इसको हम लोग सेम ऑर्डर नहीं बोलते। ठीक है, फिर अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि ये इधर देखो, इधर से इधर जा रहे थे तो इसका तो एरो इधर जा रहा था, लेकिन इसका एरो वापस आ रहा है, तो इसको सेम ऑर्डर नहीं बोलेंगे। ठीक ना, तो इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ये इधर की ओर। ठीक है, क्लियर है। ओके, if two vector is represented by two sides of triangle in both magnitude and direction in same order, then resultant represented by the third side या closing side of triangle in both magnitude and direction but it opposite manner। ठीक है, but in opposite manner। ठीक है, बात समझ में आया। if two vector is represented by two sides of triangle in same order, then third side represent the resultant या closing side represent the resultant in both magnitude and direction in opposite manner या order। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये होता है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेफिनेशन। तो ये मान लो A वेक्टर है, ये मान लो B वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, C वेक्टर। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, बताओ। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, रिजल्टेंट। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अब हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं ना। मान लो OPQ। ठीक है, OPQ से चलते हैं हम लोग ट्रायंगल को। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोबारा यहीं पे आते हैं। देखो होता क्या है, देखो बस रूल है कि जिधर तुम जा रहे हो उधर ही तुम्हारा ऑर्डर भी है, वेक्टर का ऑर्डर भी है, तो प्लस लोगे, या जिधर तुम जा रहे हो उसको अपोजिट वेक्टर का ऑर्डर है तो माइनस लोगे। जैसा मुँह से स्टार्ट किया, बताओ इधर जा रहे हैं, इस A वेक्टर का एरो भी इधर ही है, तो A क्या लोगे, प्लस। अब देखो इधर गए, क्योंकि मेरे को यहाँ पहुँचना है, अब इधर गए तो देखो B का भी एरो ऑर्डर क्या है, इधर ही है, और हम भी जा रहे हैं इधर, तो क्या लोगे, प्लस B। लेकिन अब मेरे को O पे आना, अब हम लोग इधर आ रहे हैं, लेकिन C का ऑर्डर इधर है, हम लोग जहाँ इधर रहे C का ऑर्डर इधर है, तो क्या लोगे, माइनस C इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तो बताओ C इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। समझ में आया। तो C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, मतलब हम ये लिख सकते हैं रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू, अगर C को रिजल्टेंट लिखते हो तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसी तरह होता है। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसी तरह होता है। क्लियर है। ठीक है, अब तुम्हें कोई इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे देखो क्या, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, दिया हुआ है A B एंड C, बोला है कि इसको रिप्रेजेंट करो वेक्टर फॉर्म में। तो अब जरूरी नहीं कि वैसे एग्जैक्टली वैसा ही होगा, अब बोला है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो इसको, तो कैसे करोगे। मेरा काम क्या है, OPQ लिखो और स्टार्ट करो, यहाँ से चलना, यहीं पे ख़त्म करना है। तो बताओ इधर जा रहे हो, लेकिन A का ऑर्डर किधर है, इधर, तो क्या लोगे, माइनस A। जहाँ इधर हो B का ऑर्डर उधर ही है, तो क्या लोगे, प्लस B। और जहाँ इधर हो C का ऑर्डर भी इधर ही है, तो क्या लोगे, प्लस C इक्वल टू क्या गया, 0। तो अब इस समय क्या आया तुम्हारा, A इक्वल टू क्या आ गया, B प्लस C। मतलब इस समय A जो है रिजल्टेंट है B और C का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये तो अभी हम लोग रेन प्रॉब्लम और रिवर प्रॉब्लम करेंगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लोग बस C इक्वल टू A प्लस B रट लेते, समझ नहीं आता कैसे है, तो वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल में ये बनता है कैसे है। ठीक ना, और क्या बोलते हैं, आज जो मैं करूँगा रिजल्टेंट का मैथमेटिकल एनालिसिस भी करूँगा, मैथमेटिकली रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ठीक है ना।
तो अब हम लोग चल रहे हैं मैथमेटिकली रिजल्टेंट कैसे निकलता है इसका। तो ये वेक्टर फॉर्म था, अब हम लोग इसके रिजल्टेंट को मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लो दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना, अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला है कि ये वाला है। रुको मैं बताता हूँ। देखो ये वाला जिसको लग रहा है ना ये एंगल, ये गलत है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होता। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो एंगल या तो दो टेल के बीच का लो, या तो दो हेड के बीच का लो, या तो दो टेल के बीच का लो, या तो फिर दो हेड के बीच का लो। ऐसा नहीं हो सकता एक का हेड और दूसरे का टेल, एंगल फिर नहीं लिया जा सकता। एक का हेड दूसरे का टेल नहीं होता है, एक का हेड और दूसरे का टेल नहीं होता है, समझे। तो एंगल जो हम लोग टेल के बीच का लेंगे या फिर हेड के बीच का लेंगे। एंगल जो हम लोग लेंगे टेल के बीच का या हेड के बीच का। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एंगल देखो ऐसे लेते, ये थीटा, ये सही है। देखो क्योंकि वेक्टर ए का भी ये क्या है, टेल, ये पॉइंट, और बी का भी, वेक्टर बी का भी ये क्या है, टेल, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये थीटा सही, ये मतलब एंगल लेना सही है। ए और बी के बीच का एंगल अगर कोई पूछेगा तो थीटा होगा। ठीक है, ये सही है, ठीक ना, क्लियर है। ए और बी का एंगल ये थीटा सही है। लेकिन कोई अगर ऐसे लिख देगा ना, ये थीटा इसका एंगल है, नहीं, क्योंकि देखो इसका तो ए वेक्टर का तो ये हेड है, ये पॉइंट पे हेड, और बी वेक्टर का जो है ये पॉइंट पे क्या है, टेल, तो ये एंगल नहीं ले सकते। उसी तरह देखो यहाँ पे ए और ये यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये ए का यहाँ पे इस पॉइंट पे हेड आ रहा है और बी का यहाँ पे क्या आ रहा है, टेल। हेड टेल में अंतर पता है ना, जहाँ पे ये इसका हेड होता है और ये इसका टेल होता है। तो मेरे को करना है क्या है, तो करना क्या है, सिंपल। देखो बी, ए को ना थोड़ा आगे बढ़ा दो, ए को क्या कर दो, थोड़ा आगे बढ़ा दो। तो अब देखो जो ये ए का है ये हेड नहीं है, हेड तो यहाँ आ गया, तो अब पीछे वाला जो भी पार्ट है उसको तुम टेल कंसिडर कर लो, ये वाले पार्ट को टेल कंसिडर कर लो। ठीक है, हेड तो आगे निकल गया ना, हेड क्या हो गया, इसका आगे निकल गया। तो अब यहाँ इन दोनों के बीच का ले सकते हो, तब एंगल कौन सा लोगे, इन दोनों के बीच का लोगे। ये वाला एंगल सही, ये वाला एंगल गलत। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। जब अगर हेड आता है थोड़ा एक्सटेंड कर दो वेक्टर को, तो फिर पता चल जाएगा इसके और इसके टेल और टेल के बीच का एंगल आ जाएगा, ये थीटा। समझे, किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल ऐसे ही निकाला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक ना, एंगल कैसे लेते हैं इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये तो अभी हम लोग कर लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है, मैथमेटिकली ड्राइव करना। व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ए बी एंड आर। तो चलो अभी इस कुछ पल के लिए इस सिंबल को हटा देता है। अब हम लोग को मैथमेटिकली ड्राइव करना है। ये मान लो ए का है, ये ए को बता रहा है और ये बी को बता रहा है। ये तो चलो मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे बाद में, ये आर है, ठीक है। तो ये और ए बी वेक्टर है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, मैथमेटिकली निकालना है। चलो ठीक है, मैथमेटिकली निकालना है। क्या करें। तो देखो करना कुछ नहीं है, आर की वैल्यू मेरे को निकालना है ए और बी के फॉर्म में। आर की वैल्यू ए और बी के फॉर्म में निकालना है। तो क्या करो ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन कर दो, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन करो। क्यों कर रही है अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन की है, ठीक है। और ए और बी के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो मान लो थीटा दिया हुआ है। ए और बी के अभी बताए थे कैसे लेते हैं एंगल। ये कंस्ट्रक्शन लाइन की है, नाम दे दो ओ पी क्यू आर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन क्यों की है अब हम ये बताओ। ये कंस्ट्रक्शन लाइन इस तरह से की कि यहाँ पे 90 डिग्री बने, इसमें और इसमें, ये 90 डिग्री बन जाए। 90 डिग्री बनने के बाद आप देखो, एक मिनट दिख नहीं रहा है क्या, रुक जाओ एक मिनट, ओके अब दिख रहा होगा सभी को, वो लाइट आ रहा था यहाँ पे। तो देखो ये हो गया। अब हमें, अब देखो ये क्या बन रहा है ना, एक बात देखो, एक चीज़ देखोगे यहाँ पे ओ क्यू आर ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम लोग को, ओ क्यू आर जो है राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, इससे हम लोग क्या करते हैं, ओ क्यू आर पे आओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम लोग इन ट्रायंगल ओ क्यू आर पे आओ, ओ क्यू आर पे आओ। तो बताओ हम आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लेना है, आर वेक्टर नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है बस। तो हम आर
या तो चलो पहले ट्रायंगल में लिख देते हैं। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या लोगे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या लोगे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बताओ ओ आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बताओ ये तो सभी को पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो सभी को पता है। ओके ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ओ क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो अभी रुक जाओ, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर कितना है, ओ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी आर। तो क्या लिखोगे, ओ पी प्लस पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तब इसको ओपन करो, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 2 ओ पी आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब देखो यहाँ पे ना जितने भी कंस्ट्रक्शन लाइन थे, जब तुम कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हो अपने हेल्प के लिए, तो तुम्हारा ही जिम्मेदारी है कि कंस्ट्रक्शन लाइन को हटाना है, क्योंकि तुम्हें जो न्यूमेरिकल देगा उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन की वैल्यू थोड़ी ना देगी, वेक्टर ए देगा, वेक्टर बी देगा, दोनों के बीच का एंगल देगा। तो तुम जब कंस्ट्रक्शन लाइन अपने हेल्प के लिए लेते हो तो तुम्हारा ये जिम्मेदारी है कि कंस्ट्रक्शन लाइन को वहाँ से हटाना है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे हटाओगे, तो देखो कंस्ट्रक्शन लाइन है कौन, पी आर और क्यू आर और पी आर को मेरे को हटाना है। देखो यहाँ पे भी पी आर है, तो मेरे को कंस्ट्रक्शन लाइन कौन कौन दिख रहा था, देखो एक कंस्ट्रक्शन लाइन पी आर ये है, एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे पी आर है, एक क्यू आर है। इसके अलावा ओ पी कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं आता है, ओ पी कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं आता। तो मेरे को ये 3 को हटाना है। कैसे हटा है, तो देखो हटाने के तरीका, फिर अब तो हम लोग को ये ट्रायंगल में आना है। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पे हो, पी क्यू आर, ठीक है। तो अब बताओ पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। 5 स्टार टॉपिक लगाना सब्जेक्टिव के लिए, ड्राइवेशन आता है, ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में आएगा, चाहे तुम्हारा क्या बोलते हैं फाइनल एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा टेस्ट हो, कोई भी हो, या फिर तुम्हारा मिड सेम हो, हमेशा है ये जो है ड्राइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 90% चांस है कि आना है, ठीक ना। क्लियर है, चलो तो ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसमें मेरे को हटाना है किसको पी आर को हटाना है, तो और किसको क्यू आर को, क्योंकि पी आर और क्यू आर दोनों क्या है कंस्ट्रक्शन लाइन। तो एक बात बताओ, इसको जो है ध्यान देना, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, इन दोनों को साथ ले लो, हम लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी आर लिख सकते हो ना। तो आप बताओ इसकी वैल्यू तुम यहाँ निकाले हुए, देखो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है, तो इन दोनों को हटा के ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, इन दोनों को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू बताओ कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है, तो मेरा काम बन जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी डॉट पी आर। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है यहाँ तक ना, ठीक है दिख रहा है। तो ये आ गया। अब मेरे को पास बचा क्या, देखो ओ पी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं आता और पी क्यू भी नहीं आता, मेरे को बस पी आर हटाने का टेंशन है, ना। तो फिर से इसी ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर बताओ पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर अपॉन बताओ हाइपोटेन्यूज कितना है, पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो बताओ पी आर इक्वल टू क्या आ गया, पी क्यू कॉस थीटा। ये तो बहुत ईजी है सर। तो पी आर को यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करते हैं, पी आर की जगह ये रख दो। तो आप बताओ क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, तो बताओ ओ क्यू इक्वल टू क्या बन गया, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी और पी आर की जगह क्या आ गया, पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप ये बताओ इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन है नहीं, तो आप सबकी वैल्यू लिखो। तो बताओ सबकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में लिखना है, बस मैग्नीट्यूड में, वेक्टर साइन नहीं देना है। तो बताओ ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू को हम लोग आर लिखेंगे, ओ पी को बताओ ए लिखोगे, पी क्यू को बताओ बी लिखोगे, और प्लस 2 ओ पी को ए और पी क्यू को बी कॉस थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना, क्या बना फॉर्मूला, देखो ध्यान से,
हमारा एक फॉर्मूला बना रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बना वो आया R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया, रिजल्टेंट R निकालने का। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला। तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, R स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे भी याद हो जाएगा, कई सारे न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब बोलेगा कोई कि सर रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी तो निकाल, क्योंकि रिजल्ट कोई भी वेक्टर का क्या होता है, दो चीज़, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आर रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर है ना, क्योंकि यहाँ वेक्टर साइन है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल दिए, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो रिजल्टेंट मान लो ये जो आर है ये अल्फा से ये जो आर है ए से एंगल अल्फा बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल अल्फा बना रहा है। अब इस अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। इस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो अब इसी ट्रायंगल पे फिर से आओ, किसमें, ये था ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। अब बताओ मेरे को अल्फा के लिए क्या चाहिए, टेन पता है ना, डायरेक्शन को हम लोग टेन थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, टेन थीटा भी बोलते हैं डायरेक्शन को टेन थीटा। स्लोप याद है, स्लोप को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तुम्हें एंगल चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए बच्चों? एंगल चाहिए, अल्फा चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। तो अल्फा क्या है, देखो तुम्हारे पास रिजल्टेंट भी है, तुम्हारे पास अल्फा भी है। अल्फा मतलब क्या हो गया? एंगल। तो अगर एंगल और रिजल्टेंट दोनों है तो तुमको उसको वेक्टर फॉर्म में बनाना आता है। ये मैं इसके पहले वाले लेक्चर में सिखा चुका हूँ कि एंगल और मैग्नीट्यूड से हम लोग कैसे वेक्टर बनाते हैं। ये बात हम तुम लोग को सिखा चुके हैं पहले भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड और एंगल से कैसे वेक्टर बनाते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ है। ठीक ना। तो अब देखो हम लोग टेन अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल टू बताओ इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये अपॉन ये अल्फा बताओ, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखोगे? क्यू आर अपॉन ओ आर। अब देखो क्यू आर कंस्ट्रक्शन लाइन है, लेकिन जो तुम ओ आर की बात जब करते हो, क्यू आर, ओ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ पी प्लस पी आर। पी आर की वैल्यू हम पहले निकाले हुए, पी आर की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, याद है? पी आर की वैल्यू, चलो अभी दोनों का निकाल देते हैं फिर से। क्यू आर के लिए इसी ट्रायंगल पे आना, ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बताओ टेन अल्फा इक्वल टू ये होगा ना, क्यू आर कंस्ट्रक्शन लाइन है, ओ पी की वैल्यू मेरे को पता है ए है, लेकिन पी आर की वैल्यू मुझे वैसे मैं निकाला हुआ था, वो आया था तुम्हारा बी कॉस थीटा। मैं फिर निकाल देता हूँ। तो मेरे को क्यू आर और पी आर निकालना था, इसी ट्रायंगल में आना। बताओ क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। तो बताओ क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया? पी क्यू साइन थीटा। उसी तरह देखो पिछला, इससे पहले वाले स्टेप में पी आर अपॉन, अब ये पी आर निकालने जा रहे हैं, ये हम पहले निकाले हुए, वैसे देख लेना। पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन लिए थे, यहाँ पे साइन लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लोगे? कॉस थीटा। तो बताओ पी आर इक्वल टू क्या आ गया? पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो आप टेन अल्फा इक्वल टू क्यू आर प्लस ओ पी प्लस पी आर। तुम्हें क्यू आर की भी वैल्यू पता है, पी क्यू साइन थीटा, ओ पी की वैल्यू पता है, वो तो पता ही है, और पी आर की वैल्यू भी आ गया पी क्यू कॉस थीटा। सर सभी की वैल्यू क्यों चेंज कर रहे हैं? देखो क्योंकि क्यू आर कंस्ट्रक्शन लाइन और यहाँ पे पी आर भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन फॉर्मूले में नहीं हो सकता, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करना है, आप टेन अल्फा में वो वैल्यू पुट कर दो। तो अब बताओ टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू आर की जगह क्या रखोगे तुम लोग? पी क्यू साइन थीटा, और ओ पी प्लस पी आर की जगह क्या रखोगे? पी क्यू कॉस थीटा, यही रखोगे ना। ठीक है, आप सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो बताओ टेन अल्फा इक्वल टू क्या, पी क्यू की जगह क्या रखोगे? पी क्यू क्या है हमारा? बी। तो क्या लिखोगे? बी साइन थीटा, और ओ पी की जगह क्या लिखोगे? ए प्लस पी क्यू की जगह बी, पी क्यू की जगह बी कॉस थीटा, पी क्यू की जगह बी साइन थीटा, ओ पी की जगह क्या होगा? ए प्लस पी क्यू की जगह बी और कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन बन गया। तो ये डायरेक्शन है और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। समझे? तो ये तुम्हारा 5 मार्क्स का ड्राइवेशन है पूरा, जो शुरुआत से अभी तक हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइवेशन इसका, तो 5 स्टार टॉपिक लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवेशन है। किसी को कोई डाउट है इसमें?
कोई डाउट नहीं है। देखो ये था तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें मैं मैग्नीट्यूड भी निकाला और इसमें मैं डायरेक्शन भी निकाला। अब देखो क्या है ना, पैरेललोग्राम लॉ अगर आ गया तो कैसे होगा। पैरेललोग्राम लॉ होता कैसे, होता क्या पहले ये समझो, फिर मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या पैरेललोग्राम है क्या ट्रायंगल है। वैसे दोनों सेम ही होता है, फिर भी समझो चीज़ों को क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ना, मान लो ना किसी पॉइंट पे ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इधर की और एक इधर की ओर, F1 और F2, अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब बोलेगा रिजल्टेंट फोर्स बताओ, तो हम बोलेंगे भैया ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो ट्रायंगल लॉ जानते हो। ट्रायंगल लॉ क्या बोला था कि दो वेक्टर इन सेम ऑर्डर होगा। ट्रायंगल लॉ बोला था अगर ऐसे होता F1 और F2 तो हम लगा देते कि ये हो जाता रिजल्टेंट। ये बताया गया था क्योंकि अगर दोनों सेम ऑर्डर में रहा तो हम कर सकते हैं। F1 और F2 सेम ऑर्डर में तो क्लोजिंग, F1 F2 सेम ऑर्डर में रहा तो क्लोजिंग साइड, जो क्लोजिंग साइड है वो क्या बताता है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो कब क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट बताता है, जब ये दोनों सेम ऑर्डर में। लेकिन ये यहाँ पे ये दोनों सेम ऑर्डर में क्या नहीं, ये किधर एक इधर, तो कैसे करे। तो इसके लिए किसको लाया गया है, पैरेललोग्राम लॉ को। अब देखो ये करते कैसे, देखो आराम से हो जाएगा। जैसे ये F1 था और ये F2 था, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये मान लो F1 था और ये F2 था। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे को ट्रायंगल लॉ आता है, हाँ मेरे को आता है ट्रायंगल लॉ, तो हम लोग इसको ट्रायंगल लॉ से ही बनाने के लिए कोशिश करते थे। हम लोग क्या करते हैं, देखो वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है, तुम उसको पैरेलल कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे एक वेक्टर मान लो A है, इस वेक्टर को पैरेलल तुम शिफ्ट कर सकते हो। इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। बस बदलना क्या नहीं है, पैरेलल तुम शिफ्ट कर सकते हो, बस बदलना क्या नहीं है, इसके एरो का लेंथ। क्योंकि लेंथ क्या बताता है बच्चों, बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या बताता है, उसके वेक्टर के डायरेक्शन को। अगर पैरेलल शिफ्ट करो तो देयर इज नो एनी चेंज इन डायरेक्शन। एक हाथ ऐसे है, दूसरा हाथ ये हाथ को इधर ले आओ, तो बताओ पहले भी ये मान लो उधर ईस्ट है, तो पहले भी हाथ ईस्ट की ओर जा रहा था, अभी भी हाथ किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। तो डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो लेंथ क्या बताता है, इसके मैग्नीट्यूड को। तो देखो सबका लेंथ क्या है, सेम। हम सेम बनाया, अगर बड़ा बन भी गया तो कोई बात नहीं। तो सबका लेंथ क्या है, सेम। लेंथ क्या है, सेम। और सब चारों पैरेलल एक दूसरे से, सब चारों का डायरेक्शन भी सेम है। तो मतलब एक ही वेक्टर को वो बता रहा है ना। तो वेक्टर का ये रूल है, तुम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो पैरेलल। ये याद रखना, वेक्टर को तुम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो अब F2 को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, हम F2 को यहाँ शिफ्ट कर दिए। उत्तरी अब तो हम कर सकते हैं, इस पर ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि अभी F1 F2 इन सेम ऑर्डर आ गया। अब हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। तो देखो इसको एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करोगे, इसको भी, ये F1 को भी ऊपर शिफ्ट कर दो। तो मेरे को F1 को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम बता रहे हैं पैरेललोग्राम नाम क्यों रखा गया। तो बताओ ये पैरेललोग्राम बन गया, यस सर पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरे को तो ट्रायंगल से सॉल्व करना है। F1 F2 बताओ अब सेम ऑर्डर में आ गया, इसको इधर जब शिफ्ट किए F1 F2 क्या गया, सेम ऑर्डर में। तो अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना है। तो मेरे को पता है ट्रायंगल लॉ मेरे को आता है। ट्रायंगल लॉ क्या बोला था, अगर सेम ऑर्डर में है तो ये इस पर ध्यान दो, ऊपर वाले को बोल जाओ इन दोनों को। अब ये दोनों बताओ सेम ऑर्डर में, तो इसका जो क्लोजिंग साइड है वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट को। तो रियल में बताओ इस रीजन में तो हम ट्रायंगल लॉ ही लगाया ना, लेकिन इसको पैरेललोग्राम लॉ बोल दिया गया। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, अब पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, देखो इफ टू वेक्टर एक्ट एट अ सेम पॉइंट, टू वेक्टर एक्ट एट अ सेम पॉइंट, इफ टू वेक्टर एक्ट एट अ सेम पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। एंड टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू adjacent sides of parallelogram, adjacent side of parallelogram in both magnitude and direction, in both magnitude and direction, then resultant represented by the, in both magnitude and direction, by the diagonal of parallelogram, and that diagonal passing through the same point at which both vector acted, जिस पे दोनों वेक्टर एक्ट किया था। चलो मैं फिर से बताता हूँ, देखो इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखो F1 है F2 दो एडजेसेंट साइड पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो उसका रिजल्टेंट है, रिप्रेजेंट होगा किससे, डायगोनल के थ्रू। अब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल, एक ये और एक ये, लेकिन कौन डायगोनल लोगे, वो डायगोनल जो उस पॉइंट से पास कर रहा हो जहाँ पे दोनों वेक्टर एक्ट कर रहा था।
तो बस यही है, ये पैरेललोग्राम लॉ बन गया। तो मेरे को पैरेललोग्राम रखना क्यों याद है, वो तो बस मेरे को पता, बस शिफ्ट कर दो और ट्रायंगल लॉ लगा दो। अब बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट अब ये है, तो अब रिजल्टेंट को तुम लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, अभी हम पढ़े हुए इससे पहले रिजल्ट। तो पैरेललोग्राम को भी हम ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, बस करना क्या है, डायग्राम में थोड़ा अंतर होगा, बस इतना ही करना है, डायग्राम में थोड़ा सा अंतर होगा। तो वेक्टर में डायग्राम का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब न्यूमेरिकल करेगी तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो देखो अब देखो क्या है, मान लो मोहन है, मोहन जो है वो 30 मीटर ईस्ट में चलता है, ईस्ट में चलता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो बताइए वेस्ट और ये ईस्ट, तो ऐसे गया होगा, वेस्ट से ईस्ट में गया, मोहन वेस्ट से ईस्ट में गया। तुम ऐसे भी बना सकते थे, वेस्ट से ईस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों डायग्राम मैं बता देता हूँ। वेस्ट से ईस्ट में गया 30 मीटर, और फिर वो जाता है नॉर्थ में जाता है कितना मीटर, 40 मीटर, फिर वो कितना मीटर जाता है, 40 मीटर वो नॉर्थ में जाता है, 40 मीटर नॉर्थ में गया। तो बताइए यहाँ से गया, तो बोला कि उसका रिजल्टेंट निकालो, बोला उसका क्या करो, रिजल्टेंट निकालो। तो देखो इसको तो तुम पाइथागोरस से भी कर सकते थे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना, ये वाला एंगल लोगे, नहीं इसको थोड़ा आगे बढ़ा के ये वाला एंगल लेगा, वैसे दोनों एंगल सेम था, 90 डिग्री में सेम ही होता है, तो 90 डिग्री एंगल है। अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, तो बताओ रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, चलो R इक्वल टू रूट 30 का स्क्वायर, कितना हो गया 30 का स्क्वायर होता है ना, A² प्लस B² प्लस 2B cos थीटा, 30 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताओ, 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 प्लस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 2 इंटू 40 इंटू 30 कॉस 90, कॉस 90 बच्चों कितना होता है 0। तो बताओ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ गया, 900 प्लस 1600 इक्वल टू 2500 इक्वल टू 50, रिजल्टेंट क्या आ गया 50, ठीक है, क्लियर है। अब बोलेगा कि मेरे को है ना वो बताओ tan अल्फा, तो बताओ tan अल्फा इक्वल टू क्या था, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, tan अल्फा इक्वल टू क्या था, ये A और ये B, तो B साइन थीटा था अपॉन A प्लस B कॉस थीटा था ना। तो बताओ ये सिंपल क्वेश्चन है, इस पर तो तुम पाइथागोरस से भी कर सकते थे। अभी हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, 40 साइन थीटा, साइन 90 ये 90 डिग्री है ना, साइन 90 क्या होता है 1 अपॉन A कितना है 30 प्लस B 40 कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है बच्चों 0, ये तो 0 हो गया। तो बताओ क्या बन गया, tan अल्फा इक्वल टू 40 अपॉन 30, इससे ये गया, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या बन गया 4/3। तो 3 4 5 को ट्रायंगल में देखना, 4/3 जो होता है, ये हम कल PhD इस पे करवा दिए थे तुम लोग को। तो 4/3 जो होता है कितना डिग्री होता है, 4 के सामने वाला कितना होता है बच्चों 53 डिग्री, 37 53 डिग्री वाला करवाए थे ना। तो बताओ अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 53 डिग्री। तो बताओ एंगल भी पता चल गया तुम्हें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। तो इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, आप देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखो, हाँ वो वाले क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते थे, इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे। ऐसे गया, फिर बोला नॉर्थ ना, नॉर्थ यहाँ पे नॉर्थ फिर बोला, तो यहाँ पे फिर से तुम डॉटेड से कंस्ट्रक्शन लाइन पेंसिल से पहले बना लेना। पहले अभी शुरुआत में कन्फ्यूज रहोगे इसलिए हम बोले बनाने, बाद में तो आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ फिर से तुम क्या बना देना, नॉर्थ ईस्ट सॉरी वेस्ट साउथ, पेंसिल से बना फिर इरेज कर देना। फिर क्या बोला था, नॉर्थ में जाना, तो फिर यहाँ से नॉर्थ तुम्हें पता है किधर है, इधर, तो ऐसे चल जाओ, तो फिर ये तुम्हारा रिजल्टेंट होता। तो वहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे। चलो एक क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं जिसको कि इस तरह से करेंगे, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा।
ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें देखो क्या है, ये क्या है तुम्हारा नॉर्थ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मोहन और मान लो 4 मीटर वो ईस्ट गया, देन 8 मीटर नॉर्थ ईस्ट गया। ठीक है, पहले वो 4 मीटर ईस्ट गया, देन वो 8 मीटर नॉर्थ ईस्ट गया, तो बोला रिजल्टेंट बताओ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में करना है क्या है, सिंपल है। वो पहले कहाँ गया, पहले वो कहाँ गया बताओ, ईस्ट गया। रेड पेन का रेड मार, ईस्ट गया 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ईस्ट बना लो 4 मीटर। फिर वो कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट। तो बताओ ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है ईस्ट। तो बताओ नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ये बीच में। तो वो कितना गया, वो 8 मीटर गया। ठीक है, क्लियर है। तो आप बोला रिजल्टेंट बताओ। आप क्या बोला बच्चों, रिजल्टेंट बताओ। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो ध्यान दो, अब जो रिजल्टेंट निकालोगे तो वो तुम्हें पता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट होगा। अब हमें रिजल्टेंट के लिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा, ए दिया हुआ बी दिया हुआ, थीटा क्या लोगे। अब प्रॉब्लम है कि थीटा क्या लोगे। अब देखो थीटा 2 बन रहा है, एक तो ये जो कि हम तुम लोग को बताया वो मना किए वो मत लेना, क्योंकि ये इसका हेड और इसका टेल है, तो ये नहीं ले सकते। तो क्या करना है, थोड़ा सा वेक्टर को आगे बढ़ा दो, किसको 4 मीटर वाले को, और हमें कौन सा लेना है, 4 मीटर वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और हमें बताओ कौन सा लेना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, नॉट की ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल तुम लोग जानते हो कितना होता है, बता सकते हो। कल का लेक्चर अगर देखे हो तो तुम लोग को पता चल जाएगा ये कितना होता है। ठीक है, जो लोग नहीं देखो लास्ट लेक्चर मेरा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है ना। तो ये हमें थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालोगे, तो देखो अब ये क्या है, ये नॉर्थ और ये क्या है बच्चों, ईस्ट है। ये नॉर्थ और ये ईस्ट है। तो अब हमें पता है ये चीज़ तो हम कल बताए हुए थे। बताओ नॉर्थ और ईस्ट में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट बोले, नॉर्थ ईस्ट ये 20 से निकलता है, तो ये भी 45 डिग्री होता है, और ये भी बच्चों क्या होता है 45 डिग्री। तो बताओ ये ईस्ट से कितना बना था 45, नॉर्थ से भी कितना 45, तो ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा ना। वो कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री। तो बताओ रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू बताओ क्या आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 8 cos 45। तो ये रिजल्टेंट निकाल लो, कितना आ गया, 16 प्लस 8 × 64 प्लस 8 × 32 64 1/√2 cos 45 1/√2। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्लियर है। अब tan अल्फा कैसे निकालोगे, तो देखो tan अल्फा के लिए क्या करना है, अब ये b और ये a है, ये b और ये a है, यही होता है ना, ये a है और ये b, ये तो पहचान में आ रहा है तुम लोग को। तो b कितना दिया हुआ है, 8 × क्या होता है तुम्हारा b sin थीटा, तो 8 sin 45 अपॉन क्या होता है, ये a और ये b माने थे ना, तो a क्या है 4 8 क्या होता है बच्चों बताओ, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, तो 8 cos 45। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 8/√2 4 प्लस 8/√2। इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो इसको जो भी सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी, तो tan अल्फा इक्वल टू अगर मान लो तुम्हारा 1 आता तो बोल देते अल्फा 45 है, लेकिन tan अल्फा इक्वल टू 0.69 आ जाएगा, फिर क्या बताओगे, नहीं बता पाओगे ना। तो इसमें भी कुछ डेसिमल में आएगा, तो उसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू पता है 1 आता तो tan अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो 45 होगा अल्फा इक्वल टू, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हें पता है। tan अल्फा इक्वल टू अगर 4/3 है तो 53 डिग्री होगा, tan अल्फा इक्वल टू 3/4 है तो 37 डिग्री होगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो तो स्टैंडर्ड नहीं होगी, तो जो भी ये बात की बात है, डेसिमल में जो भी आएगी वहीं तक छोड़ देना, यहीं तक छोड़ देना, नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन सर मेरे को निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो निकालना हो ना तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तुम्हें मिलेगा एग्जाम में, उससे निकल जाएगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कोई देता नहीं, यहाँ तक भी छोड़ देना। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैसे निकाला जाता है, उससे एंगल कैसे निकाला जाता है, तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं बता दूंगा कि एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से कैसे निकलता है। ठीक है ना, जैसे लॉग टेबल से भी वैल्यू निकलता है, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी होता है। ठीक है, उससे वैल्यू निकलता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये यहाँ तक ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा।
सुनो, पैरेललोग्राम लॉ का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे होता है, जैसे मान लो ना, ऐसे मान लो एक बॉडी पे एक 20 न्यूटन फोर्स लग रहा था और एक 30 न्यूटन फोर्स लग रहा था। अब बताओ इसको ट्रायंगल लॉ से कर सकते हो। बोला रिजल्टेंट फोर्स बताओ, और दोनों के बीच का एंगल दे दिया मान लो 30 डिग्री। अब बोला रिजल्टेंट फोर्स बताओ। देखो एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट कोई कहीं और जा रहा होगा ना, बॉडी को एक इधर ले जा रहा है एक इधर ले जाता है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं बीच में से कोई बॉडी कहीं जा रही होगी। जैसे कोई भी चीज़ को ले लो, जैसे ये मार्कर है, इससे समझा, जैसे ये एक उंगली मेरे को इधर फोर्स लगा रहा है और दूसरा ये वाला उंगली देखना, अंगूठा इधर लगा रहा है, ठीक है। तो एक इधर लगा रहा है एक इधर, तो बताओ रियल में देखो एक इधर जा रहा है, क्योंकि एक इधर लगा रहा है तो एक इधर, तो कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये भी कहीं और डायरेक्शन में जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है तुमसे। तो अब बताइए ट्रायंगल लॉ से कर सकते नहीं, क्योंकि दोनों सेमी पॉइंट से निकल रहा है, सेमी पॉइंट से और सेम ऑर्डर में नहीं है। तो क्या करोगे, इसको 20 न्यूटन को बस डायग्राम में अंतर, ये 20 को इधर ले आओगे और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। बस ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ 30 है तो यहाँ पे भी 30 ही होगा। देखो ना पैरेललोग्राम में पढ़े हो ना, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होता है ना, ठीक है। तो 30 हो जाएगा, बस डायग्राम बदल दो, बाकी आप सेम कॉन्सेप्ट है। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 20 इंटू कॉस 30, बस खत्म। इसको सॉल्व कर लो, रिजल्टेंट फोर्स आ जाए। तो पैरेललोग्राम लॉ का क्वेश्चन ऐसे कर, समझ में आया। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में अंतर क्या होता है, कैसे हम लोग को करना होता है अप्रोच, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ का क्वेश्चन था, ऐसे पैरेललोग्राम लॉ का क्वेश्चन करते हैं। जब एक ही पॉइंट पे सेम फोर्स लग रहा है, देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल लॉ लगता है। बस देखो पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, डायग्राम जो कॉपी पे बनाओगे ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर स्टेप मार्किंग कट जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, तुम चले यहाँ से यहाँ चलो फिर टर्न लोगे ना, तो सेम पॉइंट पे थोड़ी ना हो सकता है वेक्टर, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए फिर टर्न लोगे। लेकिन फोर्स में क्या है, एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स लगता है। जैसे एक पॉइंट पे दो फोर्स लगा रहे हैं, ये मान लो पॉइंट है, एक इधर और एक इधर और एक इधर, तो एक ही बार में लगता है ना दोनों फोर्स। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर पे नीचे क्या लग रहा है mg, और ऊपर हम लगा रहे हैं फोर्स, तो एक ही पॉइंट पे दो फोर्स है ना। तो फोर्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना पैरेललोग्राम लॉ से होते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स लगता है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, तुम ऐसे पहले चले, ठीक है, ऐसे चलने के बाद जब चलते हो तो फिर एक वेक्टर यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से टर्न लोगे ना, तो दूसरा वेक्टर यहाँ से यहाँ होगा ना, इस पॉइंट से तो नहीं पास करेगा ना, समझ में आया। तो वो मैं बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर सकते हो वीडियो को, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।